अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और क्रिकेट एंजॉय कर रहे होंगे। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है और क्रिकेट में बहुत कुछ हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारे मामलात जो वर्ल्ड कप में चल रहे हैं। तो कुछ मामलात वो जो मेरे प्रीवियस चैनल के साथ हो गए, वार्म अप मैचेस की और स्टार्ट की कुछ मैचेस की जो रिव्यूज़ थे वो मैंने दिए हुए थे अपने प्रीवियस चैनल पे, लेकिन वो चैनल अब क्योंकि बंद हो गया है तो हम ऐसा करते हैं कि अभी जो मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनकी समरीज़ को, और आगे फिर मैच बाय मैच लेके चलेंगे उसको इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप का जो स्टार्ट रहा वो बड़ा मज़ेदार था और जॉनी बेस्टो ने सिक्सर मार के इस गेम को स्टार्ट किया और वर्ल्ड कप को स्टार्ट किया। ये भी चीज़ हिस्ट्री में चली गई कि ये वो वर्ल्ड कप है जो सिक्सर से स्टार्ट हुआ। और मज़े की बात यह, जॉनी बेस्टो वो प्लेयर थे जो 2019 में पहली बॉल पे आउट हो गए थे और इनके आउट होने से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। तो जॉनी बेस्टो बड़े मज़े की वर्ल्ड कप ओपनिंग्स देते हैं। इंडिया तो वर्ल्ड कप में कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर सका, लेकिन जॉनी बेस्टो ने इसको हिस्ट्री बुक्स में डाल दिया। खैर, इस मैच की बात करें तो ये मैच बहुत ही एवरेज मैच था। इंग्लैंड जो है वो पहले बैटिंग कर रहा था, लेकिन बिल्कुल भी वो सस्टेन नहीं कर सके। बीच में एक दो पार्टनरशिप्स हुई। बेस्टो ने स्टार्ट अच्छा किया था, रूट ने अच्छी इनिंग्स खेली, फिर एंड में आके बटलर ने थोड़ी सी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन कोई बंदा भी कैपिटलाइज नहीं कर सका, बड़ा स्कोर कोई नहीं कर सका। और इंग्लैंड जो है वो तकरीबन 50 ओवर में 282 कर सका और 9 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। किसी भी टाइम उन्होंने कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगाई। न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बहुत बेहतरीन की, ट्रेंट बोल्ट ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सेंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा बाकी उन्होंने अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया, जबकि उनके पास साउथी नहीं थे बॉलिंग में, और वो उनका जो पेसर है लॉकी फर्गसन वो भी नहीं था, दोनों अनफिट थे। लेकिन स्टिल न्यूजीलैंड जो है एक बहुत कंप्लीट टीम लग रही है और बहुत वेल प्रिपेयर्ड टीम लग रही है वर्ल्ड कप के लिए। न्यूजीलैंड ने टारगेट ये बहुत इजीली चेस कर लिया, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे 36 ओवर में इन्होंने कंप्लीट कर लिया। और कॉनवे ने 152 स्कोर किया। रचिन रविंद्रा जो वार्म अप से बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने भी 123 किया और दोनों ने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। असल बात जो रहेगी इस वर्ल्ड कप में और आज की क्रिकेट में वो है स्ट्राइक रेट, वो एवरेज नहीं है। इन दोनों ने तकरीबन 125 और 130 के करीब स्ट्राइक रेट से खेला और इस मैच को कंप्लीट किया, और पहले मैच में नेट रन रेट में बहुत आगे निकल गई है। तो ओवरऑल अच्छा मैच रहा इंग्लैंड के लिए। ये था कि उन्होंने दोबारा से अपने कॉम्बिनेशन चेक करने होंगे। डेविड विली बाहर बैठे हुए थे, उनको शायद होना चाहिए था इंडिया में, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है खेलने का। और उसके अलावा बाकी पिचेस भी अंदाज़ा हो गया इसी मैच से, पहले मैच से पता चल गया कि किस तरह की पिचेस रहेंगी। तो आगे भी मैचेस में यही कुछ हो रहा है, उसको भी डिस्कस करते हैं। दूसरा मैच जो था वो पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान था और ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। काफ़ी जगह ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और ये मैच मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से जीता है। हमें बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है इस मैच पे। वही हुआ, फ़खर जमान दोबारा से खेले और फ़खर जमान स्कोर नहीं कर सके। इमाम उल हक जल्दी आउट हो गए और इस मैच में बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गए। और जहाँ पे बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें वैसे ही लाले पड़ जाते हैं 50 ओवर पूरे खेलने के लिए। और इसकी भी वही कंडीशन बनी कि हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल सके नीदरलैंड के अगेंस्ट, एक ओवर पहले आउट हो गए। हाँ, इसमें लेकिन कुछ पॉजिटिव ये हुए कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बीच में स्टेबलाइज़ किया इनिंग को। सऊद शकील जिनकी जगह ही नहीं बन रही टीम में, अब उनको वर्ल्ड कप में इम्प्लीमेंट करना पड़ा है और वो इस मैच के मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर है। उन्होंने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली, वनडे के लिहाज से मेरे ख्याल से सबसे बेहतर इनिंग्स उन्होंने खेली अभी तक की जो चलती आ रही है पीछे एक साल में। उन्होंने एक इंटेंस शो किया, अच्छे शॉट शो किए और अब ज़ाहिर है ये आगे खेलते रहेंगे। तो पहले भी इनको खेलना चाहिए था, बहुत पहले से इनको टीम में स्लॉट मिल जानी चाहिए थी। कोई आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं था, लेकिन बस ज़बरदस्ती किसी को पता नहीं क्यों जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं ऐसा लगता है उनको अंदर आने से रोका जा रहा होता है। लेकिन खैर, टैलेंट होता है जिसके पास, वो अपने आप को कहीं ना कहीं मनवा लेता है। नीदरलैंड की बॉलिंग की बात करें तो नीदरलैंड के कैप्टन से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। खैर वो बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बड़ा मज़ा आया उनको देख के कि उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में जिस तरह से यूटिलाइज़ किया और मैच को कभी भी ग्रिप से निकलने नहीं दिया और 10 आउट किए। और 300 के अंदर, ऐसी पिच पे 300 के अंदर 10 आउट करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बड़ा मज़ा आया उनको देख के। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो 7-8 बॉलर्स उन्होंने यूज़ किए, हर टाइम वो प्रोएक्टिव रहा। बड़ा मज़ा दिया उसने ना, एक कैप्टनसी में बहुत अरसे बाद देख के मज़ा आया इस तरह का। बाकी एक उनके जो डी-लेडे हैं, उन्होंने जो है वो 4 आउट किए और बैटिंग में भी आगे उन्होंने हीरोइक्स की थोड़ी सी। चलें बैटिंग की भी बात करते हैं नीदरलैंड्स की। बैटिंग में नीदरलैंड बड़ा इजीली क्रूज कर रहा था, लेकिन वही बात है कि वो एक इमेच्योर टीम है स्टिल।
तो वो थोड़ा सा फंबल कर गए बीच में कुछ जगहों में। अगर उनके पास एक दो प्लेयर्स और पिक कर जाते तो हम ये मैच बहुत आसानी से हार जाते, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल थे। बीच में अल्लाह ने थोड़ी सी हमारी मदद की और हारिस रऊफ़ का एक स्पेल अच्छा लग गया, वरना बाकी सारे बॉलर्स हमारे नीचे लगे हुए थे। शाहीन को स्टार्ट में विकेट नहीं मिली। शाहीन, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहीन की फ़िटनेस का कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, सच्ची बात है। हो सकता है इनको 2-3 मैच रेस्ट देना पड़े और थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा कि भाई ये 10 ओवर कराने हैं, इसमें ये 50 ओवर की क्रिकेट है, आपको सुकून से थोड़ा इजी होकर खेलना पड़ता है। अगर आपको विकेट ना मिले अप फ्रंट तो आपने वो नहीं हो जाना होता, क्या कहते हैं, बेताब नहीं हो जाना होता है। तो वो नज़र आता है उनकी तबीयत में कि उनको अगर विकेट नहीं मिलती पहले 2 ओवर में तो उसके बाद वो परेशान से हो जाते हैं और पूरा मैच ख़राब कर देते हैं। आगे 8-9 ओवर उनके और ख़राब हो जाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगी ये चीज़। और उसके बाद हसन अली ने थोड़ी सी वो शो की, इंटेंट शो की। ज़ाहिर है लंबी क्रिकेट खेलते हैं वो, तो उनको आइडिया है ये किस तरह से खेलनी होती है, पेशेंस रखने होते हैं। तो मुझे हसन अली ही नज़र आए जो ऐसे प्लेयर थे जो किसी इंटेंट से बॉलिंग कर रहे थे। बीच में हारिस रऊफ़ का एक स्पेल अच्छा लग गया तो हम मैच जीत गए। बाकी स्पिनर्स ने भी हमारे कोई कमाल नहीं किया, रन्स कम दिए हैं सब कुछ, लेकिन कोई ख़ास बॉलिंग नहीं की स्पिनर्स ने भी हमारे। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग रन में वर्ल्ड कप में डिस्टर्ब करने वाली हैं। आप मैच जीत गए हैं, कोई खुश हो रहा है इस पे तो बेशक हो, लेकिन मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि जब आपके सामने थोड़ी सी सॉलिड टीम आएगी ना इससे, तो आप अच्छे खासे आगे लगे हुए होंगे अगर आप ये हरकतें कर रहे होंगे तो बहरहाल खैर देखते हैं। जो थर्ड मैच है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर तीसरा मैच जो था वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में था और इन्होंने बड़ी आसानी कर ली कि वक्त से बहुत पहले मैच को ख़त्म कर दिया और दोनों टीम ने तकरीबन समझे एवरेजिंगली 35 ओवर्स खेले। थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच मिली तो अफगानिस्तान जो है वो 156 रन्स पे आउट हो गया और बांग्लादेश ने इसको आसानी से चेज़ कर लिया। अच्छा, मज़े की बात यही है कि ये पिच जो थी ये भी कोई ख़तरनाक पिच नहीं थी, थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच थी, हल्की सी बॉल जो है वो रुक के आ रही थी, तो ये हाल हो गया। तो प्लस अभी आईसीसी को देखना पड़ेगा, अगर वनडे क्रिकेट इस तरह ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर इस तरह की पिचेस पे होती रही ना जिसमें 400-400 रन चेज़ भी हो रहे हैं, पड़ भी रहे हैं, चेज़ भी हो रहे हैं, तो वनडे क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की पिचेस पे हल्की सपोर्टिंग पिचेस आजकल आती हैं तो प्लेयर्स का ये हाल हो जाता है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं रही है खेलने की टेक्निकल जगहों पे। तो बहरहाल इस मैच में भी जो स्टार परफॉर्मर थे वो मेहदी हसन थे। बॉलिंग भी उन्होंने की, बैटिंग भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की। उसके अलावा शकीब ने आउट किए और बाकी भी उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया। अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं रही इस मैच में। सेम डे एक और मैच खेला गया जो था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में, और ये वो पिच थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सीमेंट पिच भी मेरा ख्याल इससे ज़्यादा बॉलर को सपोर्ट करती है जिस तरह की ये पिच थी। और इस पिच में जो है ना, मुझे ये लगा कि छक्का मारने का जो असूल था वो सिर्फ ये था कि आपके हाथ में बैट होना चाहिए, छक्का लग जाता था खुद इस पिच पे। तो खैर वही हुआ, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और पता नहीं कोई 428 रन कर दिए, 2-3 सेंचुरियां मार दी और एक फास्टेस्ट सेंचुरी साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में वर्ल्ड कप की लग गई एडन मार्करम की तरफ से। और एबी डिविलियर्स ये सेंचुरी नहीं कर सके जी फास्टेस्ट, और बड़े बड़े प्लेयर्स हर्षल गिब्स नहीं कर सके, लेकिन एडन मार्करम ने फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी वर्ल्ड कप की। तो इधर से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा होगा। प्लस इस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में मैच हो रहा था, इस धर्मशाला था ये, तो इसकी बाउंड्रीज़ भी मेरे हिसाब से एज़ पर आईसीसी रेगुलेशंस नहीं थी। तो इसकी जो फ्रंट की बाउंड्री थी और जो दोनों साइड का जो फ्रंट लगता था वो बाउंड्री छोटी थी। पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, अब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और इसके बाद चेज़ में भी यही हुआ कि इतने रन लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका जो था वो चेज़ पे गया और मुझे लगता है ये चेज़ हो भी जाता। श्रीलंका थोड़ा सा अपनी गलती से मार खा गया। स्टार्ट में उनके प्लेयर्स जो थे वो ऊपर वाले 1-2 प्लेयर्स जो ओपनर्स थे उनके, वो थोड़ा सा जल्दी कर गए और आउट हो गए। तो अगर वो एक सॉलिड स्टार्ट दे देते तो नीचे इनके प्लेयर्स जो हैं वो इसको कोप अप कर जाते, लेकिन खैर बहरहाल श्रीलंका 326 पे आउट हो गया। लेकिन अच्छा इंटेंट था और बस मज़ा नहीं आया मुझे, ऐसे मैचेस देख के मज़ा नहीं आता कि कोई कंपटीशन ही नहीं रहा बैट और बॉल के दरमियान। अगर आपने हर चीज़ बैट्समैन के उसमें कर दी है, चलें सब कुछ हो रहा है तो आप कम से कम बाउंड्रीज़ जो है वो सही साइज़ पे ले जाएं। फिर आप अगर चलें, इतना ज़्यादा बैट्समैन को एडवांटेज दे दिया है तो कम से कम वही वाला रूल दोबारा ले आएंगे, एक बॉल से खेल लें। कुछ तो बैट्समैन को कुछ तो खुद से करना पड़े। अभी तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ना बॉल मूव होता है, ना टर्न होता है, ना कुछ होता है। फिर पिच जो है वो सीमेंट पिच दे दी जाती है और बस मारो। मतलब हर बंदा आगे इधर छक्का मार रहा था। इवन
वो रजीता वजीता ने भी आगे यहाँ पे छक्के वक्के मारे, तो इधर से क्वालिटी का पता चल जाता है कि क्रिकेट की क्वालिटी ख़राब हो रही है यहाँ पे। इसके बाद जो मैच हुआ वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ये इंटरेस्टिंग मैच था और थोड़ा सा मज़ा आया, इंटरेस्ट बना रहा, विकेट्स भी गिर रही थी, बैट्समैन को भी थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ रही थी खेलने के लिए, सिर्फ बॉलर को जो है वो जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा था, बैट्समैन को भी कोशिश करनी पड़ रही थी कि शॉट बनाना पड़ रहा था, अच्छी बॉल को छोड़ना पड़ रहा था। तो ये मैच मज़ेदार रहा और ये भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिच नहीं थी, कोई ऐसी पिच नहीं थी कि जितनी ये मुश्किल लगने लग गई थी। लेकिन इसका रीज़न यही है कि अब हमारे प्लेयर्स जो हैं इस टाइम के, उनको ये खेलने की आदत ही नहीं रही है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल लगता है। हल्का से वो सपोर्टिंग अगर बॉलर के लिए हो जाएंगे कंडीशंस ना। तो बहरहाल इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 199 पे आउट हुए 49 ओवर में जाके। बड़ी मुश्किल से स्कोर्स किए कुछ बैट्समैन ने छोटे मोटे, और कोई ख़ास ऐसी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं थी। मुझे लग रहा है बीच में स्टीव स्मिथ ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, जो बहुत मुश्किल इनिंग थी। 46 रन किए उन्होंने 71 बॉल में, तो ये फिर भी था कि उन्होंने थोड़ी सी फाइट शो की। बाकी इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में कुछ भी खास नहीं था। बॉलिंग ज़ाहिर है सबने अच्छी की, बुमराह ने 2 आउट किए, 30-35 रन देके 10 ओवर किए, सिराज ने 26-27 रन देके 1 आउट किया, पांड्या ने भी आउट किया, अश्विन खेल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि शुक्र है उनको प्लेइंग 11 में जगह मिली और उन्होंने 10 ओवर में कोई 34-35 रन देके 1 आउट किया। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 42 रन देके 2 आउट किए, जडेजा ने 3 आउट किए 28 रन देके, तो अच्छा रहा। बॉलिंग सबने अच्छी की, क्योंकि ज़ाहिर है इतना छोटा सा आउट किया है स्कोर पे, तो सारों की ही इसमें मेहनत लगी होगी। इंडियन बैटिंग जो थी वो हमें एक कोहली क्लासिक देखने को मिला उसमें, और साथ में केएल राहुल ने उनको सपोर्ट किया। जैसे ही इनिंग स्टार्ट हुई रोहित शर्मा भी 0 पे निकल गए, ईशान किशन ओपन कर रहे थे वो भी 0 पे निकल गए, उसके बाद चौथे नंबर पे अय्यर खेल रहे थे वो भी 0 पे निकल गए, और स्टार्क और हेजलवुड ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था और ऐसा लग रहा था कि अब ये पिच भी सपोर्ट कर रही है तो ये बिल्कुल चढ़ दौड़ेंगे। और जबकि एक कैच फिर निकला कोहली का और वो ड्रॉप हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कोहली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनके लिए बड़ी आइडियल सिचुएशंस थी। इस तरह के इनिंग्स में खेलना उनका जो है वो स्पेशलिटी मानी जाती है, ख़ासतौर चेज़ और मुश्किल कंडीशंस में, और वो उन्होंने दोबारा से प्रूव किया। केएल राहुल ने भी उनके 97 रन किए, नॉट आउट गए, वो उन्होंने इनिंग्स क्लोज भी की, और हार्दिक पांड्या ने उनका जो है वो सेंचुरी थोड़ी सी ख़राब कर दी मुझे लग रहा है। कर लेना चाहिए यार, थोड़ा सा चांस दे देना चाहिए जब इतनी सारी बॉल्स भी हैं और इतना सारा टाइम भी हो आपके पास, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर वो बंदा अपना कोई माइलस्टोन अचीव कर ले ऐसी कंडीशन में। और बाकी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल टैक्टिकली थोड़ा सा मिस कर गया चीज़ को। ऑस्ट्रेलियंस बहुत जल्दी मैक्सवेल को इंट्रोड्यूस करा गए, इनके पास 4-5 बॉलर्स थे जो मीडियम पेस करते हैं और फास्ट बॉलिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी स्पिन दे दी। मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग की, रन रोक के रखे और सब कुछ किया, लेकिन स्टिल वो उस टाइम कोहली और राहुल फिर सेट हो गए और वो इसको ले गए, इनिंग को डीप ले गए। तो अगर उस टाइम जितना बॉल मूव हो रहा था और फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही थी, तो अगर कोई भी बॉलर लंबा स्पेल कर लेता, हेजलवुड अपने 10 ओवर कंप्लीट कर लेता, या फिर मार्श को ले आते, या कोई भी और जो भी मीडियम फास्ट बॉलर्स थे वो अगर लगे रहते, तो शायद चांस बनता ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा टैक्टिकली इसको मिस कर गया। खैर बहरहाल ये अभी तक के मैचेस हुए हैं और इसमें अभी तक यही देखने को मिल रहा है कि कंपटीशन बैट और बॉल का नहीं है, कंपटीशन बस यही है कि कौन सबसे ज़्यादा जो है वो छक्के मार सकता है, कौन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, यही कंपटीशन है। और ये पूरा वर्ल्ड कप तकरीबन इस तरह रहेगा, जहाँ पे हल्की सी सपोर्टिंग पिचेस मिलेंगी वहाँ पे लोग 200-250 पे आउट हो जाएंगे, जो 200-250 वाली पिचेस भी नहीं होंगी वहाँ पे भी लोग इतने पे आउट हो जाएंगे, हल्की सी अगर बॉल में मूवमेंट या फिर ब्रेक होने लगा तो। आगे चल के हो सकता है पिचेस थोड़ी पुरानी हो जाएं तो शायद थोड़ा सा कंपटीशन बैलेंस हो, लेकिन अभी तक की हालत तो बहुत बुरी लग रही है। ये इस वर्ल्ड कप के बाद तो काफ़ी सारे फास्ट बॉलर्स जो हैं मुझे लगता है शायद खुदकुशी ना कर लें क्योंकि बहुत तस्दील होने वाली है लोगों की। तो ये है अभी तक की सिचुएशन। बाकी जो पुराना चैनल था मेरा, उस पर कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो रहे थे और वो मुझे बंद करना पड़ गया क्योंकि ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स हो चुके थे, तीसरा भी लग गया है, तो बस वो चैनल जो है डिसेबल हो गया। जिन लोगों ने वो स्ट्राइक्स किए थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उनको मैंने बताया कि यार मैं थोड़ा सा अभी न्यू हूँ इस चीज़ में, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बस लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख रहा हूँ कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, और कोशिश कर रहा हूँ कि अपना कंटेंट बेहतर करूँ। मेरी कोई ये नीयत भी नहीं थी कि मैं किसी का कोई कंटेंट जो है वो कॉपी करूँ,
बेसिकली मैंने कुछ हाइलाइट्स उसमें से ले ली थी और कोशिश की थी कि उसको कम से कम यूज़ करूं, लेकिन बस हो जाता है खैर। तो अब ये चैनल बनाया है और इस पे कोशिश रहेगी कि इस तरह की भी क्लिप्स वगैरह भी ना डाली जाएँ जिस पे कॉपीराइट इशू आ जाए, और कोशिश करेंगे जो हम अपना कंटेंट जो बना रहे हैं ऑलरेडी उसी को 100% इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, मुझे सब्सक्राइब चाहिए, लाइक्स चाहिए, आप लोगों के शेयर्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये शो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ ये चीज़ें करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसको बनाता रहूँ और कंटिन्यू रखूँ। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।